Rajesh ji, what is the time limit for making payment to micro and small enterprises as per 43BH? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को जो पेमेंट करना है उसके लिए टाइम लिमिट के लिए बहुत कंफ्यूजन है। लगभग लोग के मन में ये है कि 45 डेज की टाइम लिमिट है। अप्रैल से जो भी ये शुरू होता है और मार्च में जो भी खत्म होता है, उनके बीच में ये क्या रहेगा? ये कंफ्यूजन ऐसा है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 15 फरवरी का एक लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है। हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। नमस्कार दर्शक दोस्तों, मैं हूं निखिल मद्रासी, पेज 3 मैगजीन के लिए आपका साथी। नमस्कार दर्शक मित्रों, राजेश जी सूरत के बहुत जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भी ये जुड़े हुए हैं और राजस्थान के चूरू से लेकर सूरत तक की उनकी सफर भी बड़ी रोचक है। इन सफर के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का जो विषय है वो है 31 मार्च 2 के पहले व्यापारियों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और खास करके एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उन लोगों के लिए ये 31 मार्च कितनी इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में हम इनके साथ बात करेंगे। क्योंकि जो सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड इट्स इम्प्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप 31 मार्च पहले पेमेंट नहीं करते हैं एमएसएमई को तो आपका डिसअलाउ किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में। ये प्रोविजन है। मैं तो ये बात को अच्छी तरह से आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारे जो ज्ञानी दोस्त है राजेश जी वो आपके साथ इस संदर्भ में बात करेंगे। तो राजेश जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 43BH ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिलेटेड टू पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस? इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2023 से है। 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी परचेज किया है, यदि उसका पेमेंट टाइम से नहीं हुआ है तब उस परचेज के ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी आएगी। उससे पहले के यदि आपके क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है तो उन परचेज पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। जी, तो मुझे थोड़ा ये समझाइए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एज पर एमएसएमईडी एक्ट। पहले तो एमएसएमईडी एक्ट क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है? एमएसएमईडी एक्ट भारत सरकार ने माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के डेवलपमेंट के लिए एक अलग से एक्ट बना रखा है, जिसके अंतर्गत वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के डेवलपमेंट के लिए नोटिफिकेशंस इशू करती रहती है। उन्हें कैसे प्रमोट किया जाए, उन्हें कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स भी देती है, नॉन टैक्स बेनिफिट्स भी देती है, और उसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन डिसाइड करती है कि किसे हम माइक्रो मानेंगे, किसे स्मॉल मानेंगे, किसे मीडियम मानेंगे और किसे लार्ज मानेंगे। तो जो माइक्रो यूनिट की जो प्रेजेंट डेफिनेशन है उसके हिसाब से 2 क्राइटेरिया चलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, एक टर्नओवर का क्राइटेरिया। माइक्रो यूनिट के लिए अभी 31 मार्च 2025 तक जो क्राइटेरिया है, 1 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर। उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइज जो है वो 10 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में और 50 करोड़ तक का आपका टर्नओवर। माइक्रो और स्मॉल में दोनों कंडीशन आपको देखनी है। यदि आपका प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया या आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो आप माइक्रो से निकल जाओगे। ऐसे ही स्मॉल में 10 करोड़ से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो गया या 50 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर हो गया तो आप निकल जाओगे। मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्शन वो इनकम टैक्स के लिए अभी इफेक्ट उसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो डिसअलाउंस होने हैं वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को ही यदि आप पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं तभी उसका इनकम टैक्स में इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए उसकी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो दर्शक मित्रों, हम सीए राजेश भाववाला जी से कुछ ऐसी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं जो 31 मार्च पहले आपको करना है। एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है राजेश जी की ट्रेडर्स जो कम्युनिटी है वो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एज पर एमएसएमईडी एक्ट, यस और नो, और क्यों? जो प्योरली ट्रेडर्स हैं, जो केवल माल लेकर मार्केट में बेचते हैं, ऐसे लोग एमएसएमईडी एक्ट में कवर नहीं है। लेकिन ट्रेडर्स के ऊपर उसका इम्प्लीकेशन बहुत है, क्योंकि ट्रेडर्स, यदि हम सूरत में टेक्सटाइल ट्रेडर्स की बात करते हैं जो सिंपली साड़ी लेकर साड़ी बेचते हैं या ग्रे फैब्रिक लेके ही ग्रे फैब्रिक बेच देते हैं, ऐसे ट्रेडर्स यदि माल वीवर से परचेज करेंगे तो उनके जो सप्लायर्स हैं वो सारे सप्लायर्स इन जनरल सूरत में
माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सूरत का जो ग्रोथ है उसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का बहुत योगदान है, और हम देखते हैं कि ज़्यादातर वीविंग यूनिट्स, एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स, डिजिटल प्रिंटिंग यूनिट्स सभी माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन में आ जाती हैं। तो ऐसे केस में ट्रेडर्स को उन यूनिट्स का जो पेमेंट है वो उन्हें टाइम से करना पड़ेगा, जबकि सूरत का माल जो बाहर की मंडियों में जाता है वहाँ से उनको पेमेंट उस टाइम लिमिट में आ नहीं पाता है, क्योंकि वो ट्रेडर हैं तो उनके जो कस्टमर हैं उन पर वो अप्लीकेबल नहीं होगा, तो उनके कस्टमर को उनको पेमेंट देने की जल्दी नहीं है। लेकिन इन्हें तो इनकम टैक्स के डिसअलाउंस से बचने के लिए पेमेंट टाइम से करना पड़ेगा। राइट, एक और सवाल, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एज पर 43BH? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को जो पेमेंट करना है उसके लिए टाइम लिमिट के लिए बहुत कन्फ्यूजन है। लगभग लोग के मन में ये है कि 45 डेज की टाइम लिमिट है, लेकिन मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कृपया इस भ्रम में नहीं रहें कि सभी के लिए 45 दिन की लिमिट है। सबसे पहले आपको इनवॉइस देखना है कि इनवॉइस पर क्या लिखा हुआ है। काफ़ी लोग इनवॉइस पर 7 डेज लिखते हैं, काफ़ी 15 डेज लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको इनवॉइस देखना है। यदि इनवॉइस पे 7 डेज लिखा है तो आपका 7 डेज ही है, 45 डेज नहीं है। 45 डेज तभी है तब दोनों सप्लायर और बायर के बीच में इस तरह का एग्रीमेंट है कि भाई आप 45 डेज तक पेमेंट कर सकते हो। तो वो आपको, यदि बिल पे आपका 15 दिन लिखा है तो आपको सप्लायर से इस तरह का एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और यदि एग्रीमेंट नहीं है तो जो बिल पे लिखा हुआ है वही है कि डेट ऑफ डिलीवरी से आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। लेकिन अगर कोई नहीं भर सका तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होगा? अगर 15 और 45 दिन के बीच में वो नहीं पेमेंट कर पाया तो क्या होगा? यदि वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो पूरे साल भर यदि आपने लेट पेमेंट किया तो उसका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है। उसका MSMED एक्ट में इम्प्लीकेशन है कि सामने सप्लायर आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करके जो बैंक रेट है उससे 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट की जो अभी डर है लोगों में, वो उसका इम्प्लीकेशन तभी है तब आप 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग है उसका पेमेंट यदि आप टाइम से नहीं कर रहे हैं। पूरे साल भर का यदि लेट पेमेंट होता है तो डिसअलाउंस नहीं होगा। बराबर, लेकिन फिर भी व्हाट अबाउट द पेमेंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड फॉर द परचेज मेड बिटवीन 1/4/2024 से 31/3/2025, यानी कि अप्रैल से जो भी ईयर शुरू होता है और मार्च में जो भी खत्म होता है उनके बीच में ये क्या रहेगा? तो भाई आपके जो क्वेश्चंस हैं ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत ही डीपली स्टडी किया हुआ है इन MSME के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन ऐसा है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 15 फरवरी का एक लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है। हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं लोगों के मन में ऐसा है कि मैं 16 फरवरी के बाद का जो माल है, या मैंने समझिए आज 29 मार्च को हमने कोई माल खरीदा तो उसका तो 45 डेज आएगा 13-14 मई को, तो उसका पेमेंट के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप 29 मार्च को यदि माल खरीद रहे हैं तो वो बैलेंस शीट में आपके 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, तो जो आपका ऑडिट होगा या इनकम टैक्स का असेसमेंट होगा उस समय ये देखा जाएगा कि 29 मार्च वाले बिल का भी पेमेंट आपने 13-14 मई को कर दिया है कि नहीं किया है। यदि वो भी आपने 45 डेज के अंदर नहीं किया है तो वो आपका डिसअलाउ ही होगा। इसके लिए आपके नेक्स्ट ईयर का भी पेमेंट शीट देखा जाएगा इनकम टैक्स असेसमेंट। राइट, और एक इतना डीप सब्जेक्ट है को उसको समझाना बहुत ही काफी मुश्किल, और आप इतनी बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। तो ये एक और प्रश्न भी है कि व्हाट विल बी द डेट फ्रॉम विच 15/45 डेज विल बी काउंटेड? जी, जिस डेट को माल आपको डिलीवरी किया है उस डेट से ये 15 डेज गिना जाएगा। राइट, एंड वेदर द प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर परचेज मेड बिफोर 1 अप्रैल? नो, इफ परचेज आपकी 1 अप्रैल 2023 से पहले की परचेज है उसमें ऐसा कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगा, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद की कोई भी परचेज है उसके संदर्भ में ये डिसअलाउंस रहेगा। राजेश, एक बात और हमेशा हमें लगती है कि हाउ कुड वी चेक वेदर द सप्लायर इज रजिस्टर्ड एज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज इन MSMED एक्ट और नॉट? आप सप्लायर से ही आपको उसका सर्टिफिकेट लेना होगा। मतलब जब भी हम भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके बाद पहले सर्टिफिकेट मांग लेना चाहिए? यस, जैसे आप GST नंबर मांगते हो सामने वाले से, GST नंबर बिलों पे लिखा हुआ रहता है, और हम सप्लायर्स की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए GST की साइट पर जाकर भी देखते हैं कि वो रेगुलर फाइलर है कि नहीं है।
ऐसे ही आपको जब आपका सप्लायर आपको गुड्स दे रहा है, तो अभी तक ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, काफ़ी लोगों ने चालू किया है लेकिन इनवॉइस पे एमएसएमई नंबर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो आपको सप्लायर से जिस डेट को आप परचेज करते हैं उस डेट का सर्टिफिकेट उससे लेना चाहिए कि मेरी यह क्लासिफिकेशन है। उसके हिसाब से आपको आपके सॉफ्टवेयर में भी अपग्रेड कर देना चाहिए ताकि आपको पता चले कि इसको पेमेंट कितने लेवल में करना है। बहुत बढ़िया बात आपने की कि ये पहली बात है कि जागृति लाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के साथ बिजनेस करते हो तो उसके पास हम जैसे जीएसटी नंबर मांगते हैं, तो इसके लिए ये नंबर भी मांग लेना चाहिए कि भाई आपका नंबर क्या है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं अंडर एमएसएमई, हाँ, राइट। क्योंकि लाइबिलिटी तो अपने ऊपर है। हाँ, बाद में यदि पता चलता है, जब आपने रिटर्न भर दिया उसके बाद में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो किसी को भी 133(6) का नोटिस देके पूछ सकता है कि भी आप एमएसएमई में हो कि नहीं हो। यदि उस समय वो सप्लायर को तो रिप्लाई देना पड़ेगा, और उस समय वो माइक्रो और स्मॉल है तो आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी। सर जी, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द कैटेगरी इन उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? क्या ये पॉसिबल है? उद्यम में जो सर्टिफिकेट में कैटेगरी है वो आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं उसकी प्लांट और मशीनरी की डब्ल्यूडीवी पे और टर्नओवर पे, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो उसके हिसाब से वो ऑटो अपग्रेड होता है। आप अपनी इच्छा से क्योंकि प्लांट मशीनरी आपके ऑडिटेड या जो आपका रिटर्न उसके हिसाब से ही वो मान्य रखेंगे, इसके लिए वो आप अपनी इच्छा से उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने गलती से कोई ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन ले लिया और आपको उसको मैन्युफैक्चर में करना है तो वो आप कर सकते हो। राइट। दर्शक दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम सीए राजेश भाववाला जी से एक अलग विषय पे आज बात कर रहे हैं। और फिर से एक बार एक प्रश्न और होता है कि वेदर ओल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एमएसएमई एक्ट इज वैलिड और वी हैव टू मेक अ फ्रेश एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले निखिल भाई आपको पहले ध्यान होगा तो पहले उद्यम एसएसआई सर्टिफिकेट बोलते थे हम बहुत साल पहले, फिर उद्योग आधार आया, तो ये सब सर्टिफिकेट अभी वैलिड नहीं है। अभी आपको नया सर्टिफिकेट जो है वही लेना पड़ेगा। राइट। इज देयर एनी फॉर्मेट फॉर डिक्लेरेशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई डिक्लेरेशन का फॉर्मेट नहीं है कि आपको अपने सप्लायर से लेना है। आप एक नॉर्मल वे में उससे एक ले सकते हैं कि मेरी कैटेगरी ये है और सर्टिफिकेट उसके साथ सर्टिफिकेट की कॉपी उनसे ले लीजिए। पर ये जरूर ध्यान रखिए कि सर्टिफिकेट की कॉपी लेटेस्ट हो, क्योंकि ये कैटेगरी हर साल चेंज होती रहती है। तो आपने पिछले साल यदि कोई सप्लायर से कैटेगरी ली है तो उससे आप जब इस साल भी काम चालू है तो उससे दोबारा आप सर्टिफिकेट की कॉपी ले लीजिए। Like Rajesh ji, whether handwork units or CA firms like you are covered under the definition of micro and small enterprises? हाँ, यदि वो सर्विस एंटरप्राइजेज भी, जो हम एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स बोलते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग यूनिट्स हैं, ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं प्रिंटिंग की, सीए हैं तो वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे सर्विस एंटरप्राइजेज भी माइक्रो स्मॉल की डेफिनेशन में कवर्ड किए गए हैं। Right. Or whether is it possible to surrender Udyam registration number if Yes. somebody wants to do it? यस, आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। उसके लिए साइट पर जाकर आपको सरेंडर का जो मॉड्यूल है उसमें जाना है और आप सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन Right. सरेंडर करने से पहले आपको ये देखना है कि उसका बेनिफिट जो हैं, जैसे आप यदि माइक्रो और स्मॉल में रजिस्टर्ड हैं तो बैंक आपको 5 करोड़ तक का लोन जो है बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के दे सकता है, और आपको इंटरेस्ट रेट में भी 0.25% से लेके 0.50% तक का एक कंसेशन मिलता है। तो आपको केवल सूरत में, मैं आपको इस बात पे थोड़ा एलोबरेट करना चाहूँगा कि सूरत में काफ़ी लोगों ने नंबर सरेंडर करवा दिए, लेकिन वो नंबर सरेंडर कराने से उनके अपने बेनिफिट्स भी वो लूज कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं करवाया उनको बैंकों ने 5-5 करोड़ तक की लिमिट दी है, तो ये बेनिफिट उन्हें देखना चाहिए। दूसरा, एक मैं इस बात को ये भी कहना चाहूँगा कि इसका सूरत की इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। कैसे? कि अभी जो सूरत के टेक्सटाइल ट्रेडर्स हैं जो ग्रे लेके साड़ी बनाते हैं, यदि वो मैन्युफैक्चर में रजिस्टर्ड है, आप दो कंडीशन लीजिए, एक मैन्युफैक्चर में रजिस्टर्ड है और एक एज ए ट्रेडर रजिस्टर्ड है। जो मैन्युफैक्चर में रजिस्टर्ड हैं उनके कस्टमर्स को उनको मैक्सिमम 45 डेज में पेमेंट देना है 31 मार्च में। जनरली सूरत के ट्रेडर्स का पेमेंट मार्क बाहर से 90 डेज 120 डेज में आता है। यदि आप देखेंगे कि ये 45 डेज में आ जाता है तो आप अपने बिजनेस में से 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये निकाल के आपने कोई वीविंग यूनिट लगा ली, उस वीविंग यूनिट से
आपकी सेपरेट एक यूनिट चालू होगी, सेपरेट अर्निंग चालू होगी। तो बेसिकली यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो अपने बिजनेस में ओवर इन्वेस्टेड हैं। वो यदि 45 डेज का रूल स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल कर देते हैं तो वो अपने बिजनेस से जो ओवर इन्वेस्टिंग की अमाउंट है, ओवर इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो निकाल के किसी दूसरे बिजनेस में लगा सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने ऐसा किया है और उनकी वीविंग यूनिट्स बहुत सक्सेसफुली चल रही है। ये एक उदाहरण है टेक्सटाइल के लिए और सभी जगह एप्लीकेबल है। जैसे MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, अगर कोई बंदा अपनी कैटेगरी चेंज करना है या तो डाउनग्रेड करना चाहता है तो इज इट पॉसिबल? देखिए, जो सरकार ने इसमें माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज के लिए फैसिलिटी दे रखी है कि पहले लोग अपना माइक्रो स्मॉल का बेनिफिट चला नहीं जाए, इसके लिए एक्सपेंशन रोक देते थे या फिर दूसरी फर्मों में करते थे। तो सरकार ने ये बोला कि यदि आप अपना एक्सपेंशन करते हैं जिसकी वजह से आपकी प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है या आपका टर्नओवर बढ़ जाता है, तो हम आपको 3 साल तक वो बेनिफिट देंगे। तो आपको बेनिफिट से वंचित नहीं किया जाएगा, नॉन टैक्स बेनिफिट से, जैसे सब्सिडी है या और दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, ट्रेडमार्क की फीस में कंसेशन मिलता है। लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें ऐसा है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो इनकम टैक्स के रिटर्न से लिंक्ड है। तो इनकम टैक्स और वो जो आप टर्नओवर दिखा रहे हैं उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट ईयर जो है वो अपग्रेड या डाउनग्रेड हो जाता है। राइट, मतलब पॉसिबल तो है। हाँ, वो आपके इनकम टैक्स के रिटर्न के हिसाब से अपग्रेड डाउनग्रेड होगा, आप मैनुअली नहीं कर सकते उसको। राइट। Rajesh ji, what is the date on which status of MSME is to be checked? कि आपको आपकी जो परचेज की डेट है वो आपके लिए रेलिवेंट है। उस परचेज डेट पर उसका क्या स्टेटस है। काफ़ी लोग हमें ऐसा बोलते हैं ये तो इतना बड़ा यूनिट है, डाइंग प्रिंटिंग यूनिट है, इसका स्टेटस माइक्रो कैसे हो सकता है या स्मॉल कैसे हो सकता है। वो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप आज उनसे परचेज कर रहे हो लेकिन उसका स्टेटस तो वो पिछले साल के टर्नओवर के हिसाब से चलता है। तो आपको इसमें सामने वाले की क्या यूनिट का स्टेटस है या आपके एजम्पशंस को ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिंपली सामने सप्लायर से लेटेस्ट सर्टिफिकेट ले लेना है। Right. Whether disallowed expenditure under section 43BH allowed in subsequent year? हाँ, यदि एक साल आपको वो पेमेंट आपने नहीं कर पाए टाइम से तो वो डिसअलाउ होगा। आपको उस पर एक जैसे समझिए आपका 1 करोड़ का आपका पेमेंट आप नहीं कर पाए तो 1 करोड़ का खर्चा आपका डिसअलाउ हो गया। उस पर आपका नॉर्मल स्लैब के हिसाब से अपन मैक्सिमम स्लैब समझते हैं 30%, 35%, तो आपको 30-35 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी आ गई। फिर नेक्स्ट ईयर जब आप पेमेंट कर दोगे तो वो आपकी उसको एज ए एक्सपेंसेस आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन उसका एक पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके जो इंडिविजुअल यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी, तो आपको एक जैसे लिमिट भी मिलती है 5 लाख की, डिडक्शंस भी मिलते हैं। तो यदि आपकी नेक्स्ट ईयर में उतनी इनकम होनी चाहिए, वरना आपका वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का तो हर साल लॉस हो ही जाएगा। राइट, हमने जो बात बताई, एक बायर के लिए भी मेरे लिए एक प्रश्न है कि व्हाट विल बी द टैक्स इम्प्लीकेशन इन केस द बायर फेल्स टू मेक पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल सप्लायर्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम? ये जो हमने बेसिकली जो डिस्कस किया कि भाई जो बायर है उसे ही ध्यान रखना है कि भी उसके ऊपर ही टैक्स इम्प्लीकेशन बेसिकली उसके ऊपर ही है। Whether provisions of section 43BH applicable only to the taxpayer whose books of accounts are getting audited? ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो तरीके, इनकम टैक्स में दो तरीके से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ऑडिट करा सकते हैं या अपना रिटर्न भर सकते हैं। एक ऐसे एसएससी हैं जो अपना ऑडिट कराते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो 8% में 6% की जो 44 AD जो पॉपुलर स्कीम है उसमें लोग रिटर्न भरते हैं। जो ऑडिट कराते हैं ये जब सीए ऑडिट करेंगे तो वो डेफिनेटली देखते हैं कि भी आपके क्रेडिटर्स की जो लिस्ट है उसमें कौन माइक्रो है कौन स्मॉल है, और यदि वो माइक्रो स्मॉल की डेफिनेशन में है तो वो उनकी ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट होती है उसमें सीए से खास पूछा जाता है कि भी आपने ये चेक किया है क्या। लेकिन सीए की भी अपनी लिमिटेशन है कि भी वो तो तभी डिसअलाउ कर पाएंगे जब आपके क्लाइंट वो बताएंगे कि भाई ये माइक्रो स्मॉल है। समझिए क्लाइंट ने सप्लायर से पूछा ही नहीं है कि भी वो माइक्रो स्मॉल है, या कई बार सप्लायर देते नहीं है अपना सर्टिफिकेट, तो वो सीए भी उस समय फिर केवल एक नोट लगा सकते हैं कि भी हमें इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने दी नहीं है। तो ऑडिट केस में इस तरह से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिक उसकी रिपोर्टिंग होती है। जो 44 AD जिसमें प्रेजेंटिव स्कीम है, आपके टर्नओवर का 6% 8% आपको प्रॉफिट दिखाना है और उस पर टैक्स देना है। ऐसे केसेस में आप ये डिसअलाउंस के लेके ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स हैं कि भाई ये आपने
6% 8% में सारे डिसअलाउंस आ गए हैं, लेकिन ये एक लिटिगेशन का मुद्दा है जो डिपार्टमेंट लिटिगेट कर सकता है, तो आपको ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में रिलीफ मिल सकती है। राइट, दर्शक दोस्तों हम बात करें सीए राजेश भाववाला जी से, और कई एमएसएमई के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी जानकारी हम उनसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और प्रश्न, हु विल चेक वेदर द पेमेंट इज मेड विद इन टाइम लिमिट और नॉट? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भाई हमने नहीं भी किया तो क्या हो जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन है कि जो कंप्लाइंस की, टैक्स कंप्लाइंस की जवाबदारी है, वो निखिल भाई खुद के ऊपर ही है। गवर्नमेंट, अभी हम जो भी टैक्स रिटर्न भरते हैं वो सेल्फ असेसमेंट बेस पर ही चलता है। स्क्रूटनी में लिमिटेड केस आते हैं, तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई ऑटो मैकेनिज्म नहीं है कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया तो गवर्नमेंट को कहीं से ऑटोमेटिक पता चल रहा है। हालांकि आजकल जो डाटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो डाटा माइनिंग से पता चल सकता है कि आपका लास्ट में टीडीएस कटा है, लास्ट में कितनी इनकम आई है, उसके बेस पे आपका क्रेडिटर्स का लेवल क्या है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी कि यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डाटा माइनिंग करता है तो पता चल सकता है, लेकिन ऑटो ऐसा कोई अभी सिस्टम नहीं है। लेकिन किसका केस स्क्रूटनी में आएगा नहीं आएगा, ये आज के दिन आप नहीं कह सकते, वो तो किसी का भी आ सकता है। और उस समय फिर आपका जो डिसअलाउंस होता है, तो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी करके वो अमाउंट हेवी हो जाती है। राइट, एक अंतिम प्रश्न पूछ के हम आज का एपिसोड यहाँ पर संपन्न करेंगे कि व्हाट हैपेंड इफ नो डिसअलाउंसेस वाज मेड फॉर द नॉन पेमेंट और लेट पेमेंट टू एमएसएमई सप्लायर्स व्हाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर? तो यदि आप एसएससी ने यदि उसको सेल्फ रिटर्न में नहीं डिसअलाउंस किया है, तो बाद में इंटरेस्ट और पेनल्टी की उस पर लाइबिलिटी आएगी, क्योंकि जनरली स्क्रूटनी 1 साल बाद आती है, असेसमेंट होने में 1 साल लग जाता है, तो वो उतना इंटरेस्ट और पेनल्टी उस पर और आ सकती है। तो राजेश जी, ये पूरे एपिसोड में आपने बहुत ही बड़ा अच्छा ज्ञान एमएसएमई को दिया है। कोई एक लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहते हो, क्योंकि द डेट्स आर वेरी 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 नियर। मैं इसमें 2 बात खास कहना चाहूँगा कि यदि आपका कोई पार्टी से डिस्प्यूट है, जैसे आपका कोई माल आया और उसके अंदर कोई डिस्प्यूट है, तो आपको विद इन 15 डेज आपको उसे इंटीमेट कर देना है सप्लायर को। यदि आप राइटिंग में इंटीमेट कर देते हैं, तो फिर आपको ये पेमेंट जो 15 डेज या 45 डेज गिने जाएंगे, ये आपको उस दिन से गिने जाएंगे जब आपका सेटलमेंट हो रहा है। समझिए, आज आपका बैलेंस शीट में 31 मार्च में आपके 50 क्रेडिटर खड़े हैं, उनमें से 10 क्रेडिटर ऐसे हैं जिनके साथ आपका डिस्प्यूट है और उनकी अमाउंट 2 करोड़ की अमाउंट है। तो यदि वो अमाउंट में आपका डिस्प्यूट है और आपने उनको इंटीमेट कर दिया है माल आने की विद इन 15 डेज, तो आप ऐसे वो फिर डिसअलाउंस नहीं होगा। समझिए, आपका सेटलमेंट उनसे होता है 10 अप्रैल को, तो फिर वो 10 अप्रैल से फिर 45 डेज गिने, 15 या 45 डेज गिने जाएंगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सूरत में कई बार ये डिस्प्यूट काफ़ी चलते भी रहते हैं कि किसी का डिज़ाइन खराब आ गया या कोई प्रोडक्ट ओके नहीं है, तो वो आप राइटिंग में जरूर अपने सप्लायर को दे दें। तो दर्शक दोस्तों, ये थे सीए राजेश भाववाला जी, जो कि राजेश भाववाला एंड कंपनी के ओनर भी हैं, संचालक भी है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अग्रणी सदस्य भी हैं। और उनका बेसिकली मोटिव ये है पूरा एपिसोड के साथ कि हमें लोगों को जागृत करना है, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ताकि आप कोई चूक ना जाए। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेट के इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, निखिल।